disorders, whether those are psychological disorders, behavior or emotional disorders, जिनका ऑनसेट कब होता है, जिनका ऑनसेट होता है अर्ली इन द चाइल्डहुड और एडोलसेंस में, उनको हम बोलते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या वो बिहेवियरल या इमोशनल डिसऑर्डर्स जिनका ऑनसेट कब होगा, चाइल्डहुड एज में होगा या एडोलसेंट एज में होगा। यानी वो डिजीज जिनका ऑनसेट कब होता है, चाइल्डहुड एज में, चाहे वो बिहेवियरल डिजीज हो, चाहे वो इमोशनल डिजीज हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल या डेवलपमेंटल डिजीज हो, उस डिजीज उन डिजीज को हम बोलते हैं चाइल्डहुड डिजीजेस एंड दैट टाइप ऑफ साइकेट्री इज कॉल्ड। चलिए जी, इसमें आपको याद रखना है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकेट्री। एक फेमस साइकेट्रिस्ट है, उसका नाम है साइकोलॉजिस्ट, दैट इज जीन पैजेट, जिसने पैजेटस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जी जिसने दी है ना, जीन पैजेट, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, जीन पैजेट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। अब ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स है जिनका जो ऑनसेट होता है वो चाइल्डहुड में होता है? इसमें हमें पढ़ना है नंबर फर्स्ट परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। नंबर फर्स्ट परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिनका ऑनसेट कब होता है, चाइल्डहुड में। नंबर सेकंड इसमें हमें पढ़ना है हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर्स। ये सेकंड ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका ऑनसेट कब होता है, चाइल्डहुड में होता है। नंबर थर्ड इज कंडक्ट डिसऑर्डर्स। कंडक्ट डिसऑर्डर्स कितने हो गए, 3। ये क्या है, ये कौन से डिसऑर्डर्स है ये? Which occurs in child. वेरी गुड, जिनका ऑनसेट कब होता है, चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड में होता है। आया समझ? क्या क्या है? नंबर फर्स्ट इज परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर्स, कंडक्ट डिसऑर्डर्स और स्पेसिफिक। नंबर 4 इज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जिसमें डिसलेक्सिया आता है, डिसलेलिया आता है। जैसे आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर जो फिल्म है ना, उसमें जो बच्चा होता है ना, वो सही वर्ड्स लिखता है लेकिन उल्टा लिखता है। ठीक है, उसमें जो डिसऑर्डर होता है वो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, डिसलेक्सिया, डिसलेलिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हो गए 4। नंबर 5 इज मेंटल रिटार्डेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइल्डहुड डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन एंड वेरी कॉमन टाइप ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, हो गए 5। और इसमें हमें पढ़ना है कुछ हैबिट डिसऑर्डर्स लाइक टिक डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, टिक डिसऑर्डर्स। हो गए 6। नंबर 7 इज एन्यूरिसिस एंड एनकोप्रेसिस, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एन्यूरिसिस एंड एनकोप्रेसिस, दीज आर द वेरी कॉमन जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर जिनका ऑनसेट होता है चाइल्डहुड में, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, पीडीडी। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को हम और एक टर्म बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को हम और एक नाम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। पीडीडी जो नाम है ये ICD-10 ने दिया है एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो नाम है ये दिया है DSM-5 ने। डिफरेंस यही है। पीडीडी डिसऑर्डर्स, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ये एक ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं नंबर फर्स्ट जिनका ऑनसेट होता है, ऑनसेट इज अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। नंबर सेकंड इज, and these are the group of disorders that are characterized by when there is abnormality in 3 spectrums, 3 domains. pervasive developmental disorders वो disorders होते हैं when there is some abnormality in 3 domains. Number first, there is abnormality
abnormality in, there is abnormality in communication. These childs cannot communicate. They do have language problems. They cannot speak well. They have communication problems, communication abnormality. Number second is social interaction. When there is abnormality in social interactions, they are not socialized. They don't love to socialize themselves. Number first is when there is abnormality in the communication, when there is abnormality in the social interaction, and number third is restrictive and repetitive behaviors and interests. ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, इन इंडिविजुअल्स या इन बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है? दे शो स्टीरियोटाइप्ड काइंड ऑफ बिहेवियर. व्हाट इज स्टीरियोटाइप्ड काइंड ऑफ बिहेवियर? कैन एनीबॉडी लाइक मैनरिज्म्स? दे शो मैनरिज्म्स, इकोलेलिया, इकोप्रैक्सिया, प्रिसर्वेशन और वर्बिग्रेशन. ये कौन से टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं या एक्टिविटी शो करते हैं? स्टीरियोटाइप्ड, विच आर नॉट इन नॉर्मल फैशन. आया समझ? या हैंड फ्लैपिंग करते हैं, ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं लेकिन रिपीटेटिवली करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक फिल्म देखी होगी माय नेम इज खान, देखी है ना सबने? माय नेम इज खान. उसमें जो शाहरुख खान को मेन प्रॉब्लम होती है सो हेड लैगिंग आसा कंटिन्यू करा अच्छा तमिस सु गर्दन नचा तथ मजन. जब भी वो बात करता है वो सर हिलाता है. दैट इज रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट. दैट्स व्हाई आई रोट हियर restrictive and repetitive behaviors, activities and interests. आया समझ? 3 डोमेन्स में इसमें प्रॉब्लम होती है. PDD is a pervasive developmental disorder also called autism. Autism spectrum disorder एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका ऑनसेट कब होता है? अर्ली चाइल्डहुड में. और when there is abnormality in 3 domains or 3 spectrums, one is communication, they cannot communicate well. इनके characteristics आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या characteristics होते हैं, इनके forms क्या क्या है. Number second is social interaction. Number third is there is restrictive and repetitive activities or behaviors and interests. यानी ये individuals अपने आप को stereotyped behaviors में engage करते हैं या repetitive motor movements में अपने आप को engage करते हैं. इनमें ये प्रॉब्लम होती है. आया यहाँ तक समझ? पीडीडी आया समझ? पीडीडी आया समझ? यस सर. चलिए जी, इसके फिर फॉर्म्स होते हैं. पीडीडी फॉर्म्स, इसके फॉर्म्स होते हैं. ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है. यानी इन जो इनके फॉर्म्स हैं इनको इकट्ठे एक ही नाम फिर बोलते हैं पीडीडी. एक्चुअल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती है. नंबर फर्स्ट फॉर्म इज दैट इज ऑटिज्म. Number second form is that is Rett syndrome. Number third is that is asperger's syndrome. Number fourth is Heller syndrome. And this Heller syndrome is also known as चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम. अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे. ऑटिज्म, रेट सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम एंड हेलर सिंड्रोम. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ व्हाट? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. यानी ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं इनमें क्या होता है? देयर इज एबनॉर्मलिटी इन द कम्युनिकेशन, देयर इज एबनॉर्मलिटी इन द लैंग्वेज, there is abnormality in the social interactions, there is restrictive and repetitive stereotyped behaviors present, and the onset is usually before 5 years of age. इनका जो onset होता है that is before 5 years of age. That's why मैंने आपको पहले ही बोला early childhood यानी before 5 years of age. यानी ये कब manifest होते हैं ये conditions? Before 5 years of age, early childhood. यहाँ तक आया समझ? यहां तक आया समझ? को क्या बोलते हैं? और चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम.
या डिसऑर्डर। ठीक है जी, चलिए अब हम ऑटिज्म पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म 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 जो ये ऑटिज्म है, नंबर फर्स्ट, इट इज ए फॉर्म ऑफ व्हाट? इट्स अ फॉर्म ऑफ परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नंबर फर्स्ट पॉइंट, दिस ऑटिज्म वर्ड was first used by Eugene Bleuler. Eugene Bleuler. Remember this point. This autism term was first used by Eugene Bleuler. ये यूजिन ब्लूलर कौन है, जरा बोलो। सर जिसने शाबाश, who coined the term word schizophrenia. Schizophrenia was, जिसको हम पहले बोलते थे क्या नाम? डिमेंशिया प्रेकॉक्स, एंड ही रीनेम्ड दिस विथ schizophrenia. और आप यहाँ पे पॉइंट एक याद रखोगे यूजिन ब्लूलर का, ही आल्सो कोइनड द टर्म ऑटिज्म, क्योंकि ऑटिज्म को पहले स्किज़ोफ्रेनिया का फॉर्म बोला जाता था, लेकिन इसी ने फिर बोला इट इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बोला, ही फर्स्ट यूज्ड द टर्म ऑटिज्म। जो ये ऑटिज्म है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड से निकला है ऑटोज, AUTOS, ऑटोज। ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ। अभी मैं आपको बोलूंगा इसको ऑटिज्म क्यों बोलते हैं। अब ऑटोज का मतलब क्या है? सेल्फ। चलिए जी, ऑटिज्म एक ऐसा परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है विच इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये पॉइंट याद रखो। इफ एन एग्जामिनर आस्क्स यू ऑटिज्म कौन सा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इज इट ए लैंग्वेज डिसऑर्डर, इज इट ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑलवेज रिमेंबर इट इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। लेकिन अगर वहां पे ऑप्शन दिखाया गया है बोथ एंड बी, और एक ऑप्शन में दिखाया गया है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दूसरे ऑप्शन में दिखाया गया है सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑलवेज रिमेंबर इसमें सोशल प्रॉब्लम भी होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, बट अलॉन्ग विद दैट देयर इज आल्सो ए न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई एट दैट टाइम आप क्या लिखोगे? यू विल राइट बोथ एंड बी। बट अगर वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? एक ही ऑप्शन, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है, दैट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। आया समझ? यहाँ पे आप पॉइंट याद रखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इज इट्स ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अलॉन्ग विद दैट इट इज आल्सो ए सोशल एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। सोशल एंड लैंग्वेज मींस कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ठीक है, हो गई जी। चलिए जी, नंबर फर्स्ट पॉइंट था ये। नंबर सेकंड पॉइंट इज, ये एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स। अब इसके फीचर्स क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स है? मैंने आपको पहले ही बोला, PDD में कितने डोमेन्स में प्रॉब्लम होती है? 3 डोमेन्स, कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शंस में, और इनमें स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर्स होते हैं, मोटर बिहेवियर स्टीरियोटाइप्ड होते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट आप याद रखोगे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय impairment in social and interpersonal interactions। यानी जो बच्चे जिनमें ऑटिज्म होता है, दे आर नॉट एबल टू मेक सोशल रिलेशंस। ये बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी ही जिंदगी दे आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फैंटेसीज। दैट्स व्हाई ऑटिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑटोस, जिसका मतलब क्या है? सेल्फ। यानी हम रोजा पन्नसी पानस सत, इनको ये फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ इनको हम बोलते हैं खुद परस्त होते हैं। आया समझ? That's why they are not able to form social or interpersonal relations or interactions. Number first characteristic feature is there is impairment in social and interpersonal interactions. Number second point, absence of social smile. Absence of social smile. Social smile.
मुझे बोलो बच्चे में सोशल स्माइल किस 2 months. वेरी गुड। अगर बच्चे में 2 मंथ्स के बाद भी सोशल स्माइल नहीं आ रही है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच कंडीशन? Autism. वेरी गुड, हो गए जी 2 पॉइंट्स। चलिए जी, इनमें एब्सेंस होता है, सोशल स्माइल नहीं आता है। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज लैक ऑफ आई टू आई कंटैक्ट। लैक ऑफ आई टू आई कंटैक्ट यानी ये आई टू आई, देखिए बच्चा जो होता है ना, बच्चा ये आई टू आई कंटैक्ट करता है अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ या रिलेटिव्स के साथ, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं जिनमें ऑटिज्म होता है, इनमें आई टू आई कंटैक्ट लैक होता है। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट इज लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अदर्स। लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अदर्स, दैट्स वाई मैंने आपको पहले ही बोला, ये दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फैंटेसीज, यानी ये अवेयर नहीं होते, लोग हैं यहाँ पे नहीं होते, ये सिर्फ सेल्फ यानी खुद परस्त होते हैं। ये ट्रीट करते हैं पीपल एज फर्नीचर्स, इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब फर्नीचर है, यहाँ पे लोग बैठे हुए नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने आपको चौथा पॉइंट, चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अदर्स। यहाँ तक आ रहा है समझ? Yes, sir. And there is also lack of attachment with their parents. Lack of attachment with their parents. With their parents. ये अपने पेरेंट्स के साथ अटैच नहीं होते हैं, यानी जो पेरेंट लव होता है एक बच्चे में, वो लैक होता है इन ऑटिस्टिक बच्चों में जिनमें ऑटिज्म होता है। आया समझ? नंबर 6 इज नो और एबनॉर्मल सोशल प्ले। एबनॉर्मल सोशल प्ले। सोशल प्ले, एक बच्चे में सोशल प्ले होता है, जो टॉडलर्स होते हैं ना, टॉडलर्स हर एज हर स्टेज में बच्चा जो होता है एक सोशल प्ले के स्टेज से गुजरता है। पहले बच्चे अकेले खेलते हैं, उसके बाद ग्रुप्स में पीर के साथ जाते हैं, फिर दे लव टू प्ले विथ अदर काइंड ऑफ चाइल्ड्स। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेज होते हैं, सॉलिटरी प्ले होता है, पैरेलल प्ले होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनमें सोशल प्ले नहीं होता, अगर होगा इनमें सॉलिटरी प्ले होते हैं। सॉलिटरी प्ले मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी प्ले? यानी खुद ही अपने साथ ही खेलते हैं ये बच्चे। क्यों? अच्छा, अगर वहां पे क्वेश्चन पूछा गया सॉलिटरी प्ले इज सीन इन विच कंडीशन, आप क्या लिखोगे? इट इज सीन इन ऑटिज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। The type of play which is commonly seen in autism is solitary play. क्यों? Because क्योंकि इनमें सोशल इंटरेक्शंस लेक होती है। ये बच्चे सोशल एक कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इनमें सोशल इंटरेक्शंस की, सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए जी आगे। लैक ऑफ फियर। लैक ऑफ फियर इन प्रेजेंस ऑफ डेंजर। इफ देयर इज अ डेंजर, लेकिन इनमें फियर, ये बच्चे डरते नहीं है, ठीक है। चलिए जी, इम्पेयर्ड स्पीच प्रोडक्शन, दे कैन नॉट स्पीक वेल। ये बच्चे जो होते हैं दे कैन नॉट स्पीक वेल, दे हैव अ स्पीक प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम, इनमें स्पीच प्रॉब्लम होती है। नंबर कौन सा नंबर है, 10th कि 9th? 9th. The child dislikes being touched. The child dislikes being touched. अगर इस चाइल्ड को कोई टच करेगा, ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। He doesn't like to being touched or kissed. ठीक है। नो फेशियल एक्सप्रेशंस, इस बच्चे में फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते, क्योंकि जब आई टू आई कंटैक्ट नहीं होगा, ये बच्चे जो इनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। These are the some characteristic features of autism. अब मुझे बोलो, आप एक ऑटिज्म चाइल्ड को कैसे पहचानोगे? आप एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को ऐसे पहचानोगे जब उसमें डेवलपमेंट होती है फ्रॉम 0 to 5 years ऑफ एज तक। अगर वो डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, उसमें वो जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है, वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अपने अप्रोप्रिएट एज पे नहीं हो रहा है, आपको पहले ही जहन में आना चाहिए कि चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। उसके बाद उस चाइल्ड के क्लिनिकल फीचर्स आप देखोगे। इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू मेक द सोशल ग्रुप्स, या सोशलाइज नहीं हो रहा है, नंबर फर्स्ट।
अगर चाइल्ड में सोशल स्माइल नहीं आ रहा है, नंबर सेकंड, इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू मेक आई टू आई contact, if the child is not aware about the others, he doesn't likes to being touched or kissed, चाइल्ड में स्पीच प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, लेक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है, चाइल्ड में जो है वो अकेले अकेले रह रहा है, देन द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। आया समझ? और याद रखो जो चाइल्ड विथ ऑटिज्म होता है ना, मोर देन 50% जो बच्चे होते हैं जिन्हें ऑटिज्म होता है, दे सफर फ्रॉम मॉडरेट टू प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। यानी ये बच्चे जो ज़्यादातर होते हैं जिनमें ऑटिज्म होता है, ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनमें ऑटिज्म होता है लेकिन वो बहुत बड़े काबिल होते हैं, उनमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए उसके लिए एक अलग सा एक सिंड्रोम होता है जिनमें वो कंडीशन प्रेजेंट होती है, वो हम आगे। ये याद रखो, मोर देन 50% जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं जिनमें ऑटिज्म होता है, दे सफ़र फ्रॉम, दे आल्सो हैव मॉडरेट टू प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। लेकिन इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑटिज्म होता है लेकिन उनमें कुछ हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए जी। इस जो चाइल्ड ऑटिज्म है, इस चाइल्ड ऑटिज्म पे एक साइकोलॉजिस्ट ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उसका नाम था कैनर। क्या था नाम? कैनर CANNER, कैनर। इस कैनर ने कहा अगर एक बच्चे में 3 सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, 3 क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम डायग्नोस करते हैं विथ चाइल्ड ऑटिज्म। कौन कौन से वो सिम्टम्स थे? इसने बोला उनका नाम कैनर्स ट्रायड। उसका नाम क्या रखा? कैनर्स ट्रायड। क्या ट्रायड? यानी 3 सिम्टम्स। नंबर फर्स्ट सिम्टम इज एलूफनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलूफनेस? चाइल्ड जब व्हेन ही डज नॉट लाइक टू बी सोशलाइज्ड, यानी सोशल इंटरेक्शंस को मेंटेन नहीं करेगा, सिर्फ अकेले रहेगा, चाहे वो प्ले हो, कोई भी एक्टिविटी वो अकेले करता है। नंबर फर्स्ट सिम्टम। नंबर सेकंड इज स्पीच एंड लैंग्वेज disorder, speech and language. When the child is not able to speak, he is having communication problems, वो पूरी तरह से communicate नहीं कर पाता है, पूरी तरह से जो अपनी जो मैसेज होती है, चाहे वो वर्बली हो या नॉन वर्बली हो, वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकता है। दिस इज द सेकंड सिम्टम ऑफ कैनर्स ट्रायड। वन इज aloofness, another is speech and language disorder, and the third one is obsessive desire for sameness, SAMNESS. What is the meaning of obsessive desire for sameness? Anybody? कॉपी करना। मतलब क्या कॉपी करना? बिहेवियर दूसरों का या बात के बोल उनका जो। देखिए, ऑब्सेसिव डिजायर फॉर सेमनेस क्या होता है? ऑब्सेसिव मोमेंट्स और ये वर्ड्स रिपीट करना। अच्छा, और को ले लिया और वो भी प्रेजेंट होता है। और इनमें ऑब्सेसिव डिजायर फॉर सेमनेस का मतलब होता है अगर इनके हिसाब से चीज़ों का जो चेंज किया जाए, इनमें क्या हो, ये हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं। ये चाहते हैं जिस तरह मैं चीज़ें रखूं वैसे ही होनी चाहिए, यानी इनमें ऑब्सेसिव डिजायर्स आ जाते हैं फॉर सेमनेस। इकोलेलिया इज आल्सो प्रेजेंट, इकोप्रेक्सिया इज आल्सो प्रेजेंट, मैनरिज्म इज आल्सो प्रेजेंट, बट अलोंग विद दैट ये चाइल्ड जो होते हैं ये चाहते हैं, ये अपसेट हो जाते हैं जब चीज़ें जो इन्वायरमेंट में होती है उनके हिसाब से नहीं होती है, दे बिकम अपसेट। And when these 3 symptoms are present in a child, we diagnose that child with child autism. What is autism? Autism is a form of PDD, pervasive developmental disorder. जरा जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या सिम्टम्स हमने पढ़े, क्या होता है ऑटिज्म, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोलो जल्दी।
impairment in social and interpersonal Is it a neurodevelopmental disorder or some other disorder? Neurodevelopmental शाबाश disorder. शाबाश इसमें which type of play is mostly seen in the child with autism? Solitary. Very good. What is Scanner's triad? What are the symptoms? Aloofness. Very good. शाबाश दैट मीन्स आपको अच्छे से समझ आया. देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट? देखिए इसमें ट्रीटमेंट हम फार्माकोलॉजिकल भी करते हैं और सम थेरापीज भी देते हैं. इनमें स्पेशल स्कूल भी बनाया जाता है जहाँ पे इन ऑटिस्टिक चाहे बच्चों को ठीक किया जाता है. असल में ये लाइफ लॉन्ग डिजीजेस होते, डिसऑर्डर्स होते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं हो जाते. ठीक है, इनमें बहुत कम प्रोग्नोसिस होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हम देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड ऑटिज्म या PDD. वन इज हेलोपेरिडोल. हेलोपेरिडोल क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इन बच्चों में क्या ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इनमें टेम्पर टेंट्रम्स आ जाते हैं. उस टेम्पर टेंट्रम्स, क्यों टेम्पर टेंट्रम्स आ जाता है इनमें, क्यों टेम्पर? कुछ चीजें उनके हिसाब से वेरी गुड, क्योंकि दे हैव ऑब्सेसिव डिजायर फॉर सेमनेस. सो इनमें जब ये हाइपर एक्टिवनेस आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ ड्रग दैट्स हेलोपेरिडोल और रेस्पेरिडोन भी देते हैं, रेस्पेरिडोन. और इनमें सीजर्स भी देखे गए हैं. उन सीजर्स को ठीक करने के लिए, या मेंटली रिटार्डर आपने देखा होगा जो बच्चा होता है तमिश डॉक्टर देवा सोडियम वेलप्रेट मोस्टली देता है ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. सो इनमें भी हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं, और अलॉन्ग विद दैट सम बिहेवियरल थेरेपीज आर डन. इनमें बिहेवियरल थेरेपीज भी किए जाते हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज भी किए जाते हैं, और इनमें स्पेशल स्कूल्स भी बनाए जाते हैं जिनसे इन बच्चों को ट्रीट किया जाता है. ठीक है, अब जो दूसरा डिसऑर्डर, दूसरी फॉर्म हमने पढ़ी थी, व्हाट वाज दैट? उससे हमने रेट सिंड्रोम. उससे पहले हम पढ़ेंगे एस्पर्जर सिंड्रोम. इस एस्पर्जर सिंड्रोम को हम दूसरा नाम बोलते हैं जीक सिंड्रोम, GEEK सिंड्रोम. एस्पर्जर सिंड्रोम जो होता है, इट इज ए लेस फॉर्म ऑफ ऑटिज्म, lesser या less severe form of autism. ऑटिज्म जो होता है ये सीवियर होता है, लेकिन when there is less severe condition of autism उसको हम बोलते हैं क्या? एस्पर्जर सिंड्रोम. लेकिन हर किसी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए कुछ सिम्टम्स का होना ज़रूरी है. देखिए इसमें ऑटिस्टिक सिम्टम्स सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था. एस्पर्जर सिंड्रोम में क्या होगा? एस्पर्जर सिंड्रोम में जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस इज नॉर्मल. एस्पर्जर सिंड्रोम और ऑटिज्म में क्या फ़र्क है? इसमें सारे सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के, लेकिन जो लैंग्वेज और इंटेलिजेंस होती है वो नॉर्मल होती है इन बच्चों में. आया समझ? यानी इनकी जो लैंग्वेज होती है वो ठीक होती है, नॉर्मल होती है. इंटेलिजेंस इज नॉर्मल. व्हेन लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस इज नॉर्मल, बट जो बाकी सिम्टम्स है वो सिमिलर है विद द ऑटिज्म, उस टाइप ऑफ डिसऑर्डर को हम बोलते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम. और माय नेम इज खान, जो शाहरुख खान की बीमारी है, दैट्स एस्पर्जर सिंड्रोम. जब एस्पर्जर सिंड्रोम को किन चीज़ों का नाम हम बोलेंगे ना, तमिश इंटेलिजेंस ज़बरदस्त, सुशवाना सारी चीज़ों हो ना, और उसका जो मेमोरी पावर होता है वो भी ज़बरदस्त होता है, लेकिन ना वो आई टू आई कांटेक्ट कर पाता है, ना वो सोशल गैदरिंग्स को करता है, यानी सोशल इंटरेक्शंस उसमें लैक होती है, लैक ऑफ अटैचमेंट होता है विद पेरेंट्स, सोशल प्ले करना चाहता है. आया समझ? बट इनकी जो लैंग्वेज होती है और इनका जो इंटेलिजेंस होता है दैट इज नॉर्मल. दे हैव अ प्रॉब्लम इन सोशलाइजेशन, बट they do not have any problem in language and intelligence.
ठीक है, दिस इज एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज जीक सिंड्रोम। चलिए, और एक सिंड्रोम होता है, उसको हम बोलते हैं इडियट सेवेंट सिंड्रोम। इडियट सेवेंट सिंड्रोम, इडियट सेवेंट सिंड्रोम। इडियट सेवेंट सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है, जिसमें चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, चाइल्ड को ऑटिज्म होता है, बट द चाइल्ड इज हैविंग हाई इंटेलिजेंस पावर। यानी चाइल्ड को ऑटिज्म होता है, मेंटली रिटार्ड होता है चाइल्ड, लेकिन उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक नॉर्मल इंसान से ज़बरदस्त होती है। लाइक वो मेमोराइज कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा मेमोराइजेशन पावर होता है इसमें, इन टाइप्स ऑफ ऑटिज्म चाइल्ड में। ऑटिज्म इज प्रेजेंट, लेकिन अलॉन्ग विद दैट दे हैव हायर इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस। या अगर इनको गाना हम देंगे, गाना सुनाएंगे, ये मुझे गसा सेकंड सलिम रिकॉर्ड याद आया समझ। एंड दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज इडियट सेवेंट सिंड्रोम। इडियट सेवेंट सिंड्रोम, सेवेंट मतलब होता है पॉलीपैथ इनको बोलते हैं मतलब ये वॉइस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इडियट इसलिए बोलते हैं दे हैव ऑटिस्टिक। इडियट इज ए मिसनॉमर। इडियट वो होता है जिसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, जिसका IQ लेवल कितना होता है, लेस देन 25, उसको हम इडियट बोलते हैं आया समझ इडियट सेवेंट सिंड्रोम? आया समझ इडियट सेवेंट सिंड्रोम? मैं बोल रहा हूँ इडियट सेवेंट सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है व्हेन द चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, चाइल्ड ऑटिस्टिक है, लेकिन इन बच्चों में कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है जो एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा होती है। इमन एक किस्म नेचुरली इनमें एक काबिलियत होती है किसी चीज़ को मेमोराइज करने की। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो मेमोरी की हो, कोई भी। जब ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा जिसमें क्या होगा, नेचुरली क्या, जिसको हम नेचुरल टैलेंट बोलते हैं, कुछ ऐसा टैलेंट होगा जो नॉर्मल बच्चे में नहीं होता है, उसको हम इडियट सेवेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी। एंड नंबर 4 इज दैट नॉर्मल होती है जी, लैंग्वेज ना ना ना, इनमें सारे सिम्टम्स होते हैं, क्या ये ऑटिज्म के, लेकिन इनमें एक ऐसा कैरेक्टर होगा, देखिए कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, इनमें एक ऐसा कैरेक्टर होता है विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको हम इडियट सेवेंट सिंड्रोम। हाँ सर, इस पे एक मूवी भी है, डॉक्टर शॉन मर्फी। मैंने नहीं देखी है। कौन सी मूवी? इसी पे रिलेटेड है। कौन सी मूवी? शॉन मर्फी। डॉक्टर शॉन मर्फी। अच्छा, शॉन मर्फी। उसमें क्या होता है उसको? सर वो ऑटिस्टिक होता है, लेकिन वो चीजें देखता है, उसके हिसाब से वो मेडिकल ब्लॉग में आ जाता है, फिर वो सर्जरी वगैरह करता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर वो देखता है कि कुछ मतलब इमेजेस वगैरह, वो जल्दी से ढूंढ लेता है कि पेशेंट को क्या डिजीज है। दैट मीन्स उसमें कौन सा डिसऑर्डर है? इडियट सेवेंट सिंड्रोम। नॉर्मली आप बोलोगे कि इडियट क्या, जैसे कोई होता है ना, तो भाषा इडियट क्या, लेकिन उसमें एक ऐसी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, उसने एक नॉर्मल इंसान कहीं, जैसे किसी में होता है ना स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ से वो ऑटिस्टिक होता है, लेकिन स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है उसमें। आया समझ? चलिए जी, रेट सिंड्रोम। देखिए, रेट सिंड्रोम इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ PDD, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, लेकिन ये जो डिसऑर्डर होता है इट्स ओनली फाउंड इन गर्ल्स में होता है, ओनली फाउंड इन गर्ल्स। ये डिसऑर्डर जो होता है सिर्फ लड़कियों में पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या डिसऑर्डर होता है? ये एक ऐसा परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पर्सन की एबिलिटी होती है ना टू मूव हैंड्स, जो हर किसी की एबिलिटी होता है टू मूव हैंड्स, टू स्वेलो द थिंग्स, या ग्राउथ होती है, जो भी एबिलिटी होती है, देयर इज इम्पेयरमेंट इन द पर्सन्स एबिलिटी टू मूव हैंड्स, टीथ ग्राइंडिंग, डिलेड ग्राउथ, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट सिंड्रोम। क्या होता है रेट सिंड्रोम? इम्पेयरमेंट। किसकी इम्पेयरमेंट हो जाती है? हैंड्स,
देयर इज इम्पेयरमेंट इन द पर्सनस एबिलिटी टू मूव हैंड्स, टीथ ग्राइंडिंग, डिलेड ग्राउथ। यानी जब इन चीज़ों में क्या हो जाती है, एक इंडिविजुअल की क्या हो जाती है, इम्पेयरमेंट आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रेट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं हम? रेट सिंड्रोम। यहाँ तक आया समझ? अब मैंने आपको और एक डिसऑर्डर बोला था लास्ट में, दैट वाज हिलर सिंड्रोम। हिलर सिंड्रोम को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम। देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझा। जी बोलिए सर। ये क्यों सिर्फ गर्ल्स में होता है? ये देखा गया है कि ज्यादातर ये गर्ल्स में ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हार्मोनल भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसकी वजह से डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन है बट एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, ठीक है। और हमेशा याद रखो जो साइकेट्री होती है, साइकेट्रिक ऐसा सब्जेक्ट है इसका कॉज होता ही नहीं है। इट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन द हाइपोथेसिस एंड assumptions। आया समझ? अब लास्ट में हमने पढ़ा था हेलर सिंड्रोम, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं हेलर सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम है चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम। हेलर्स, HELLERS, हेलर सिंड्रोम। आसा 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 क्या? आसा हेलर सिंड्रोम। What is Heller syndrome? Heller syndrome when there is loss of previously acquired language or social skill। एक चाइल्ड जो है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक चाइल्ड जो है वो फॉर एग्जाम्पल 7 महीने का है। क्या है? 7 महीने का है। एंड ही इज यूजिंग हिज फ्रेजेस, 3 फ्रेजेस वो यूज कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा था मोनोसेलिबल्स, बाइसेलिबल्स, ठीक है, पॉलीसेलिबल्स, यानी वो माँ 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 यूज कर रहा था 7 मंथ्स तक। ये इसने एक्वायर किया था। क्या? ये फ्रेजेस बोलना। कौन से फ्रेजेस? मामा या पापा। किस एज पे? 7 फॉर एग्जाम्पल 7 मंथ्स पे। अब जब बच्चा 12 मंथ्स का हो गया, देयर इज लॉस ऑफ दिस यूजिंग फ्रेजेस, 3 फ्रेजेस, मामा पापा, ही इज नॉट एबल टू यूज, यानी लॉस हो गया। जो प्रीवियसली इसने सोशल स्किल सीखा था, लैंग्वेज स्किल सीखा था, वो लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक है, यानी प्रीवियसली वो जानता था, इसने एक्वायर किया होता है, लेकिन एक्वायर करने के बाद ये लॉस जब हो जाएगा, उस टाइप ऑफ PDD को हम बोलते हैं चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम। आया समझ? या और एक एग्जांपल